हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू mysearchy.com। इस सेक्शन में हम बात करेंगे CSS की। तो आई विल लाइक टू रिमाइंड कि हमने पिछले जो कुछ वीडियोस में बात की HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, तो हमने बोला था बॉडी, ब्रेन एंड ब्यूटी। सो यस, CSS इज द ब्यूटी फॉर आवर जावास्क्रिप्ट, सॉरी फॉर आवर वेब पेज। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। और हम देखते हैं इस सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे, हम लोग बात करेंगे सिलेक्टर्स क्या होते हैं, उन्हें व्हाट्स एंड हाउस कैसे यूज़ करते हैं। स्पेसिफिसिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है CSS के लिए। जनरेटेड कंटेंट which is normally called like pseudo classes। हम लोग थोड़ी pseudo classes की बात करेंगे, थोड़ी प्री प्रोसेसर, मीडिया क्वेरीज, बॉक्स मॉडल, फ्लेक्सबॉक्स एंड CSS ग्रिड। तो CSS ग्रिड और फ्लेक्सबॉक्स में सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी आपको एक्सप्लोर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद सिलेक्टर्स। तो सिलेक्टर्स जो है CSS का सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक चीज़ है। जिसने भी थोड़ा बहुत भी CSS में काम किया है उसने सिलेक्टर पे काम किया ही है। सो सिलेक्टर्स आर लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्टर्स। हमारे पास क्लास सिलेक्टर होता है, ID सिलेक्टर होता है। तो क्लास, हम CSS में किसी HTML एलिमेंट को एक क्लास का नाम देते हैं जो हमारी CSS फाइल में डिफाइन होती है, पर हम उस क्लास को यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो HTML एलिमेंट है उसमें हम कलर्स और बिहेवियर डालते हैं। IDs, एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स, और उसके साथ ही कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं लाइक ग्रेटर देन ऑपरेटर, प्लस एंड टिल्डे। तो हमें पता होना चाहिए कि इन सब का मीनिंग क्या होता है। हमारी CSS तभी प्रॉपर बिहेव कर पाएगी जब तक हमें इन चीज़ों की डिटेल्स नहीं पता होती है, इन डेप्थ पता नहीं होता है। हम लोग अपना बिहेवियर और ब्यूटी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे डेवलपर्स को देखा है जिन्हें क्लासेस, ID और एट्रीब्यूट सिलेक्टर का नॉलेज होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारी CSS किस वे में बिहेव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल div एंड ग्रेटर देन साइन, और ऑपरेटर कह सकते हो आप p। अब अगर इसमें कुछ हमने यहाँ स्टाइल लिखी है तो वो कब बिहेव करेंगी और किस तरह बिहेव करेगी। सिमिलर वे, प्लस और टिल्डे। और CSS की एक सबसे अच्छी बात है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ट्राई करना है। आपको ब्राउज़र आपको उसी वक्त बता देगा कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। सो इट इज़ फन, सो ट्राई इट। इनलाइन स्टाइल, इनलाइन स्टाइल का सिंपल मीनिंग है आपने अपना जो HTML पेज में जो टैग लिख रहे हैं, आप जो एलिमेंट लिख रहे हैं, उसी में आप स्टाइल डालकर एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। और CSS स्टाइलिंग आप उस एलिमेंट के लिए वहीं कर सकते हैं, लेकिन वो कितना सही है जब तक आपको इसकी डिटेल नहीं पता होगी। क्योंकि जब इनलाइन स्टाइल यूज़ करते हैं वो बहुत सारी चीज़ें ओवरराइड कर देता है। आपकी CSS फाइल्स में जो भी लिखा है उसको ओवरराइड कर देता है। तो कब यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़ करना चाहिए और किस तरह से यूज़ करना चाहिए। और एक और चीज़ रहती है, जब हम एक टीम में काम करते हैं, जब मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं, तो ज़्यादातर टीम्स में एक स्टाइल गाइड यूज़ करते हैं। और कई स्टाइल गाइड में ऐसा स्पेसिफिकली रहता है कि ओके, अगर आपको इनलाइन स्टाइल यूज़ करना है तो आप इस केस में ही यूज़ करिए, अदरवाइज यूज़ मत करिए। सो इनलाइन स्टाइल क्या होता है, उसे कब कब यूज़ करना चाहिए, ये सबका नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है स्पेसिफिसिटी। ब्राउज़र, जब भी हम CSS स्टाइलिंग देते हैं, ब्राउज़र उसको किस तरह से अप्लाई करता है। तो ब्राउज़र भी स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग आपकी CSS अप्लाई करेगा। तो वो स्पेसिफिसिटी क्या है? स्पेसिफिसिटी मीन्स सिंपल, कई बार जिन लोगों ने C++ या जावा में काम किया है
उसमें कई बार होता है ऑर्डर ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सो स्पेसिफिसिटी और प्रेसिडेंस इज सेम थिंग, लेकिन हमें ये पता रहना चाहिए कि कौन सा CSS रूल कब अप्लाई हो रहा है। एक फॉर एग्जांपल, आपको पता है आप स्टार यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार का मतलब है आपने अगर स्टार दिया है और कोई स्टाइलिंग दी है, इट मीन्स इट इज़ अप्लाइड एवरीवेयर थ्रू आउट द पेजेस इन ऑल एलिमेंट्स। लेकिन अगर आपने उसके बाद कोई एलिमेंट दिया है और उस एलिमेंट की कुछ स्टाइलिंग दी है, तो ये स्टार विल बी ओवर रिटन फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। लेट्स सी दिस एग्जांपल। सो इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हमने एक अब हमारा एक पेज है और उसमें बहुत सारे डिव्स हैं। तो हमने एक दिया ओके कलर इज रेड। कलर रेड मीन्स फॉन्ट कलर इज रेड। तो जहाँ भी पूरी जो भी बॉडी है हमारे वेब पेज की, उसमें सब जगह रेड कलर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस द प्रेसिडेंस स्पेसिफिसिटी रूल के हिसाब से एलिमेंट विल ओवरराइड स्टार। तो अगर हमारा कोई एलिमेंट है, हमने दिया डिव, तो जितने भी डिव हैं वो इस रेड कलर को ओवरराइड कर देंगे ग्रीन कलर से। अब फॉर एग्जांपल हमने किसी डिव का एक क्लास दिया, उस क्लास का नाम दिया क्लासिक। क्लास विल ओवरराइड द एलिमेंट। इट मींस कोई डिव जिसने क्लासिक यूज की है जिस भी एलिमेंट के लिए, उसका कलर ग्रीन नहीं रहेगा, रेड नहीं रहेगा, बल्कि ब्लैक हो जाएगा। सो आर यू गेटिंग ऑल दिस? एलिमेंट विल ओवरराइड स्टार, क्लास विल ओवरराइड एलिमेंट, और आईडी क्लास को ओवरराइड कर देगा। तो अगर आपने आईडी दिया, तो इस तरह से हम क्लास लिखते हैं, इस तरह से आईडी लिखते हैं CSS में। तो अगर कोई आईडी दी है आपने किसी डिव के लिए और उसमें I'm sorry, I forgot to give color, लेकिन अगर उसमें कलर दे दिया ग्रीन फॉर एग्जांपल, so it will override black color। इसके अलावा important, so this is inline styling। तो अगर inline styling आपने दी है तो वो ID को भी override कर देगा। और लास्ट में आता है important, अगर आपने किसी CSS प्रॉपर्टी के बाद important लगा दिया तो कोई और उसको ओवरराइड नहीं कर पाएगा। अगर आपने वो ये इंपॉर्टेंट किसी क्लास के एक कलर में लिख दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं इस ग्रीन को के बाद इंपॉर्टेंट लिख दूँ तो कोई और इसको ओवरराइड कर ही नहीं पाएगा। इस कलर को कोई और ओवरराइड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट और इनलाइन स्टाइलिंग का यूसेज बहुत केयरफुल होता है, और आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये रूल अप्लाई हो रहे हैं टू राइट बेटर CSS। और CSS is fun, so try it in your browser, use developer tools in your Chrome and use it, it's fun। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो भी CSS में अप्लाई होते हैं। आप क्लासेस बना सकते हो और उनको इनहेरिट कर सकते हो, विच इज़ बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। सो CSS में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट कैसे हो सकते हैं, या आपको एक्सप्लोर करना है। और अगेन सिमेंटिक, जब हमने सिमेंटिक की पिछली बार बात की थी HTML कोर्स में, HTML वीडियो में, तो उस वक्त मैंने बताया था सिमेंटिक का सीधा मीनिंग होता है और सिंपल मीनिंग होता है फॉलो द रूल बुक। मतलब जिस तरह से आपको CSS डॉक्यूमेंट्स में, CSS डॉक्स में दिया हुआ है, क्या इस तरह से आपको प्रॉपर CSS यूज़ करना चाहिए, जस्ट फॉलो इट। सो कुछ एलिमेंट्स लाइक डिव के अंदर, स्पैन के अंदर डिव नहीं आ सकता, हमेशा डिव के अंदर ही स्पैन आ सकता है। तो CSS में एक प्रॉब्लम है, जो उसकी अच्छी बात भी और बुरी बात भी है, कि CSS में कभी आपको मिस्टेक्स नहीं दिखती। CSS किसी तरह से अप्लाई हो जाती है, पर इट डज नॉट थ्रो एनी एरर, वो कोई एरर नहीं दिखाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है सूडो क्लासेस और कंटेंट जनरेटर। तो सूडो क्लासेस का ज़्यादातर यूज़ होता है एनिमेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में।
लेकिन सूडो क्लासेस यूज़ करके आप कंटेंट जनरेट भी कर सकते हैं, और ये बहुत कम जगह पर बहुत कम ट्यूटोरियल में दिया है। तो प्लीज़ ट्राई इट, प्लीज़ एक्सप्लोर इट। एक एग्जांपल मैं दूंगा कि मेरे पास एक मैंने बॉक्स बनाया, उस बॉक्स में अगर मैं हावर करूँ तो मेरा फर्स्ट नेम आ जाता है, और अगर मैं मूव आउट करूँ तो उसमें लास्ट नेम आ जाता है। यू कैन डू इट प्योरली यूजिंग CSS, using before and after, and you can generate any content using that. So please explore it. Let's see box model. So box model CSS जब से स्टार्ट हुआ तब से box model चला आ रहा है, और box model में एक सिंपल चीज़ है कि आपका एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट में अगर आप पैडिंग देते हैं तो वो पैडिंग, और अगर उसमें बॉर्डर है तो वो जो पैडिंग अप्लाई होती है वो बॉर्डर और एलिमेंट के बीच में अप्लाई होती है, और अगर आपने उसमें कुछ मार्जिन दिया है तो वो आउटसाइड द बॉर्डर अप्लाई होती है। तो ये बहुत सी जगह पर बहुत बार कंफ्यूजन होता है। तो इट्स सिंपल मॉडल, प्लीज गो थ्रू इट, बट दिस इज द लेटेस्ट वन, फ्लेक्सबॉक्स, और इसकी डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो प्लीज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग मैंने ये डेफिनेशन लिखी है, पर इसका सीधा सिंपल मीनिंग होता है इट शुड सपोर्ट डिफरेंट स्क्रीन साइजेस and different display devices. Like Flexbox is like a fluid, like water. आप अगर उसको ग्लास में डालोगे तो ग्लास का स्पेस ले लेगा, ग्लास का कंटेनर का स्पेस ले लेगा। अगर आप उसको बाउल में डालोगे तो बाउल में की तरह स्पेस ले लेगा। तो it should be fluid, but it should behave according to its container. And this is the simple meaning. Grid layout, CSS grid layout ये एक अभी नया कॉन्सेप्ट है और ये फ्यूचरिस्टिक है, एंड आई एम होपिंग कि ये आगे जाके बहुत एडवांस होगा। सो प्लीज एक्सप्लोर इट। लास्टली हम लोग बात करेंगे प्री प्रोसेसर्स। सो प्री प्रोसेसर्स मेनली यूज होते हैं CSS को एक डायनामिक बिहेवियर देने के लिए। डायनामिक बिहेवियर लाइक आप अपने CSS में वेरिएबल्स यूज नहीं कर सकते, थीमिंग नहीं कर सकते, लेकिन प्री प्रोसेसर हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। So these are the three main preprocessors: SAS, REST, Stylus। और उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत हेल्प करती हैं CSS जनरेट करने के लिए। अल्टीमेटली ये एक CSS फाइल ही जनरेट करता है, तो देयर इज़ नथिंग स्पेशल। तो स्पेशल ये है कि आप उसमें एक डायनामिक बिहेवियर दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो रन टाइम पे और कंपाइल टाइम पे CSS जनरेट करता है। इसके अलावा होता है स्टाइल गाइड, जैसा मैंने पहले बताया। देयर आर सम स्टाइल गाइड्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड CSS एंड स्मार्ट CSS, you can look into it. And these are the basic four rules, four things you should always worried about and you should always careful about. आपकी CSS बहुत परफॉर्मेंट होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको CSS का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस तरह से रेंडर हो रही है, और तभी आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। आपकी CSS फाइल्स बहुत कम साइज़ की होनी चाहिए, जितनी कम हो सके उतनी कम। आपकी CSS एलिगेंट होना चाहिए, यूज़र को अच्छा लगना चाहिए। जैसे आपके वेब पेज पे आएगा ना, वो ही शुड फील वाव। अगर वैसा नहीं हो पा रहा है, देन यू शुड choose your color themes, your behavior. It should be elegant. And again, it should be semantic. And I know that now you know about semantic. So next sections में हम लोग cover करेंगे JavaScript and toolings. Thank you for watching this video, and please keep watching other videos on mysurgery.com. बहुत सारे videos हैं, बहुत सारी information है, और सब कुछ free में provide किया जा रहा है। Please watch it. Thank you.